ऐसे स्ट्रैटेजिस्ट हमारे देश के पास है जो चाइना की रात की नींद हराम कर दे। मोदी जी अब 70 साल के लगभग हो चुके हैं, उनकी राजनीति कुछ ज्यादा नहीं बची है, लेकिन इस तबाही के बावजूद। साथियों जय हिंद, मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल, मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। हमारे मराठी में एक कहावत है साथियों, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले। इसका सिंपल अर्थ यह है कि जो जैसे बोलता है और उसी रास्ते पे चलता है तो उसके हमें पैर पकड़ने चाहिए, वंदावी पावले, उसके पैरों को वंदन करना चाहिए। तो साथियों हाल ही में जो कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स हुए कोरोना के दरमियान या कोरोना के पहले, उसके कुछ उदाहरण मैं आपसे शेयर करता हूँ। डच के जो प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने काफी बड़ा निर्णय लिया और अपने ही देश के अपोजिशन पार्टी के एक एमपी को, एक खासदार को, जिसका नाम है मार्टिन वैन रेन, इनको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस खासदार को उनके पार्टी के सरकार में हेल्थ सेक्रेटरी होने का अनुभव था, तो उस अनुभव की आज जरूरत है कोरोना से डील करने के लिए। तो उन्होंने देश हित में इस निर्णय को लिया और इनको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको इंग्लैंड का देता हूं। यहां पर ब्रेक्जिट यानी यूरोपियन यूनियन के बाहर आने की प्रक्रिया में 2 प्राइम मिनिस्टर बदल गए साथियों, क्योंकि उनकी पॉलिसी जो थी उससे काफी सारे लोग सहमत नहीं हुए। तो उन्होंने एक एथिकल ग्राउंड्स पे अपने पद का इस्तीफा दिया और दूसरे नेताओं को इसको टेक ओवर करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी, ताकि देश चल सके, पॉलिसी ठीक से इम्प्लीमेंट हो सके। हाल ही में जापान के प्राइम मिनिस्टर, जो काफी लंबे समय से प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पर थे, उन्होंने हेल्थ ग्राउंड पर इस्तीफा दे दिया। ऐसे काफी सारी वजह से लोग अपने पद का इस्तीफा दे देते हैं या अपने अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को भी देश के हित में अगर कुछ उनका काम हो, उनके स्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। हमारे देश में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ओबीसी लोगों के आरक्षण के लिए और महिलाओं के अधिकार के लिए जब उनकी सुनी नहीं गई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जब वो रेल मिनिस्टर थे और रेल का हादसा हो गया, तो एक नैतिकता से उन्होंने जिम्मेदारी ली उस हादसे की और इस्तीफा दे दिया था। तो ये बात आज मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ साथियों, हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, ये काफी बड़े बहुमत से 2 बार इलेक्शन में चुने गए हैं और इन्होंने इलेक्शन के पहले जो वादे किए हैं, जो वो बोले हैं, वो काफी महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि उनके भाषण से और वादों से इन्फ्लुएंस होके काफी सारे लोगों ने उनको वोटिंग किया और वो दोबारा चुने गए। उनके वादे क्या थे, वो क्या बोले थे? उन्होंने कहा था कि वह रोजगार दिलाएंगे, लेकिन हम आज देखते हैं कि उसमें वह कंप्लीटली फेल हो गए हैं। गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं, अब प्राइवेट भी जॉब्स जाने लगे हैं और लोग बेरोजगार हो गए हैं। दूसरा जो वादा था उनका महत्वपूर्ण, वैसे तो उन्होंने काफी सारे वादे किए थे, मैं कुछ चुनिंदा वादों पर बात कर रहा हूँ। राजनीति में जो गुनहगार आगे बढ़ गए हैं उनको रोकने की बात कही थी 1 साल के अंदर, लेकिन उनके ही आशीर्वाद से कई गुनहगार बड़े बड़े पदों पर बैठ गए हैं। मोदी जी के पार्टी के, उनके विचारधारा के जो लोग हैं, जो गुनहगार है, वह फ्री हो रहे हैं। अब आप एक बाबा जो उत्तर प्रदेश के भाजपा के से संबंधित है, वही देखिए, यह बाबा रेप के, उनके यौन शोषण के बारे में उनके खुले वीडियो सब जगह पे घूम रहे हैं, फिर भी उनके ऊपर जो आरोप है, केसेस है, वो पीछे हट गए हैं। प्रज्ञा ठाकुर छूट गई है, उसको खासदार बना दिया है, एमपी बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसे काफी सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो मोदी जी ने ये वादा भी नहीं निभाया है। हालांकि काफी सारे बलात्कारों के मामले में हमने ये देखा कि मोदी जी के पार्टी के लोगों ने बलात्कारियों का और क्रिमिनल्स का समर्थन किया, मॉब लिंचिंग करने वालों का समर्थन किया। हम अब कोरोना के माहौल में देखते हैं कि हमारी डेली केसेस ये दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई है। तो इस बारे में मोदी जी फिर कोरोना की लड़ाई लड़ते हुए फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारी दुनिया में अब हमारा आंकड़ा बढ़ रहा है, लोग मर रहे हैं इंडिया में। शिक्षा क्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति को मोदी जी ने बैठा दिया कि उनको उस बारे में कुछ एक्सपर्टाइज ही नहीं है, उसको ऐसे व्यक्ति को सीधा मंत्री बना दिया। और
इस मंत्री ने काफी सारे यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया, जिससे शिक्षा की क्वालिटी बढ़े, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा आए और हमारे देश के गरीब स्टूडेंट्स को भी इसके चांसेस मिले उच्चतम शिक्षा के। यह स्टेप्स लेने की बजाय मोदी जी के मंत्री यूनिवर्सिटीज में डिस्टरबेंस पैदा करना, वहां अपने विद्यार्थी संगठनों को भेजकर मारपीट कराना, इन सब चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। अब आर्थिक स्थिति की बात कीजिए। इंडिया का जीडीपी जो टॉप कंट्रीज है, बड़ी इकोनॉमीज, इसमें सबसे ज्यादा गिरा है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा हुई है और गए 70 साल में सबसे खराब आर्थिक हालत में देश को लाकर रखा है मोदी जी ने। यह सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं हुआ है, उसके पहले से ही यह शुरू हो गया है। और इसके लिए जो अर्थ मंत्री आए हैं, निर्मला सीतारामन जी है, इन लोगों के अलावा भारतीय जनता पार्टी में और देश में भी काफी सारे ऐसे अर्थतज्ञ हैं जिनकी सलाह अगर मानते हैं प्रधानमंत्री, अगर हमारा देश उनकी सुनते हैं तो देश को आगे निकलने में मदद हो सकती है। लेकिन हालात ये दिख रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जिनकी विचारधारा हमसे नहीं जुड़ती है, हम उनकी सलाह नहीं लेंगे। हालांकि वह उनकी सलाह देश हित में भी हो, फिर भी हम उनकी नहीं सुनेंगे। इस तरह की राजनीति हो रही है। तो इसी की वजह से एक रात नोटबंदी की गई और उसकी वजह से सारे लो और मिडल लेवल के जो बिजनेसेस है, जो इंडस्ट्री है, वो खत्म हो गई। साथियों, जीएसटी को जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया देश में, उसकी वजह से भी काफी सारे बिजनेसेस और इंडस्ट्री चौपट हो गए हैं। और अब लॉकडाउन के समय गलत तरीके से लॉकडाउन की सिचुएशन हैंडल करना और जरूरतमंदों को टाइम पर सपोर्ट न करना, इसकी वजह से भी इंडिया की इकोनॉमी बूट्स में चली गई है। तो हम देखते हैं कि काफी सारे सरकारी कंपनियां जो फायदे में भी थी, फायदे में चल रही थी, उनको भी प्राइवेटाइज करके और बेच रहे हैं मोदी जी। और किसे बेच रहे हैं? अंबानी, अडानी, अपने जो स्पॉन्सरशिप देने वाले पुराने फ्रेंड्स है, ये लोग सब कब्जा कर रहे हैं सरकारी कंपनियों का। साथियों, इसमें कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, जहां पर भ्रष्टाचार चल रहा है, जो फायदे में नहीं चल रहा है, उसको बेचना ही सही है। तो मेरा आर्ग्यूमेंट यह है कि अगर भ्रष्टाचार चल रहा है तो उसको कम करके इफेक्टिव बनाना अच्छा है, या इसको अपने दोस्तों को बेच देना और उनको फिर उसका फायदा उठाने देना, कौन सा पर्याय अच्छा है? तो यही अच्छा होगा अगर आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, अच्छे लीडर है, तो जहां पर भ्रष्टाचार चल रहा है, इफिकेसी कम है, आप उसकी एफिशिएंसी बढ़ाइए, भ्रष्टाचार कम कीजिए और उन्हीं कंपनियों को से देश का फायदा कीजिए। उनको पब्लिक सेक्टर कंपनी रखिए, उसको प्राइवेटाइज मत कीजिए। जो रेल मंत्रालय फायदे में चलता था लालू प्रसाद के टाइम पर, मोदी जी क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। आप उसको फायदे में लाना नहीं चाहते, आप उसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, एयर इंडिया बेचना चाहते हैं। काफी सारी बाहर की भी कंट्रीज है, यहाँ पर उनके एयरलाइंस देश के लिए काफी सारा पैसा इकट्ठा करती है और हम भी ऐसा बना सकते हैं अगर एयर इंडिया को ठीक तरीके से चलाया जाए, उसको कॉर्पोरेट तरीके से चलाया जाए। यह करने की बजाय एयर इंडिया को बेचने के लिए मोदी जी उतावले दिखते हैं। तो साथियों, देश में सारी जो व्यवस्था है यह फेल होती हुई दिख रही है, सारे क्षेत्रों में फेल्योर आ रहा है। और ऐसा ये फेल्योर देख के ही हमारे जो शत्रु राष्ट्र है, चाइना जैसे, ये अब बॉर्डर पे आक्रमण कर रहे हैं। उसके प्रति भी मोदी जी का जो रवैया है गवर्नमेंट का, ये सिंसियर नहीं दिखता है। ये देश को सही क्या चल रहा है ये नहीं बता रहे। ये सिर्फ बॉर्डर पे जाते हैं, एक कॉन्फ्रेंस हॉल का हॉस्पिटल में रूपांतर करते हैं और वहां पे भाषण दे के आते हैं। तो ये हमारे शत्रु राष्ट्र को भी समझ जाता है साथियों कि जब इनके यहाँ पर इलेक्शन आते हैं तो इनको पुलवामा और जो बालाकोट जैसे हमारे सैनिक एयर स्ट्राइक करते हैं, इसका भी ये राजनीतिक इस्तेमाल करने पे तुले होते हैं। तो इन लोगों को कोरोना की महामारी से कुछ लेना नहीं है, इनको सिर्फ मध्य प्रदेश में सत्ता आ जाए, राजस्थान में सत्ता आ जाए, इसी से मतलब है। कोरोना की महामारी में मोदी जी सेंट्रल टीवी से, दिल्ली से भाषण करते हैं, सबका साथ सबका विकास करने की बात करते हैं, और मोदी जी के जो चेले हैं वो महाराष्ट्र में, राजस्थान में, इन राज्यों में अपने अपोजिट पार्टी के सरकार को गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये बात चाइना, पाकिस्तान, इनको भी पता होती है। इनको मालूम होता है कि अगर इनको देश के अंदर इलेक्शंस में जीत मिलती रहे तो इनको लद्दाख के बॉर्डर हम अगर आधी भी खा जाए तो इनको कोई लेना देना नहीं है। वो इसका भी एक मसला बनाकर देश में प्रेजेंट करेंगे और उसके बेसिस पे वोट मांगेंगे। ये ऐसा चल रहा है साथियों।
तो इसी की वजह से हमारे शत्रु भी अब, हमारा परराष्ट्र धोरण भी अब हमारे ही खिलाफ एक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, मैंने ये सारी चीजें इसलिए बताई कि मोदी जी ने जो वादे किए थे, मैंने शुरू में कहा था बोले तैसा चाले, जैसा बोला था उस रास्ते पर खुद मोदी जी नहीं चल रहे हैं। तो हमें क्या देखना चाहिए? हमें हमारे इतिहास में झांककर देखना चाहिए। साथियों, पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर हुए थे, उनकी पहली जो सरकार थी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी के 82% एमपीज थे। उनको कोई जरूरत नहीं थी अपोजिशन को रिस्पेक्ट करने की, लेकिन ऐसा होते हुए भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया था। इतना बढ़िया आदमी उनको कानून बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन पर काम करने के लिए अवेलेबल था। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हिंदुत्ववादी थे, कांग्रेस के खिलाफ थे, गांधी नेहरू के खिलाफ बात करते थे, उनको इंडस्ट्री मिनिस्ट्री बना दिया, क्योंकि उनको सबको साथ लेना था और उनके स्किल्स का इस्तेमाल करना था देश हित में। जब सरदार पटेल की मृत्यु हो गई तो उन्होंने सी राजगोपालाचारण जो हिंदुत्ववादी थे, नेहरू जी के खिलाफ थे विचारधारा में, उनको गृह मंत्री बना दिया था, जो बाद में कांग्रेस से हटकर उन्होंने उनकी एक हिंदुत्ववादी पार्टी भी स्थापित की थी। तो उस वक्त नेहरू जी ने जो समझदारी दिखाई थी, वह लोकतंत्र को बचाने और बढ़ाने के लिए थी, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए थी। इसी तरह से मोदी जी को भी करना चाहिए, ऐसे मैं मानता हूं। साथियों, देश सबसे पहले आता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, फर्स्टली आई एम इंडियन एंड लास्टली आई एम इंडियन। तो हम लोगों को ये पार्टी के और संगठन के फिलॉसॉफी के संकुचित दायरे से बाहर आकर देश की सोचनी चाहिए। आज हमारे पास नोबेल प्राइज विनर अर्थशास्त्री है, जो देश को एडवाइस करने की, देश को मदद करने के लिए तैयार है। आज हमारे पास ऐसे स्वास्थ्य मंत्री है, जैसे केरला की स्वास्थ्य मंत्री, जिसका इंटरनेशनल लेवल पर नाम लिया जा रहा है। हमारे पास ऐसे शिक्षा मंत्री है जिन्होंने दिल्ली में शिक्षा की क्रांति कर दी है। ऐसे स्ट्रैटेजिस्ट हमारे देश के पास है जो चाइना की रात की नींद हराम कर देंगे और उसको पॉलिटिकली हरा देंगे इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन इनको अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए, इनसे कोई मदद मांगी जाए, तब यह सब हो सकता है। तो मोदी जी को यह देखना चाहिए कि अब हमारी जो शिक्षा मंत्री जो है, जिसकी डिग्री पर भी संदेह था, जो हमारी अर्थ मंत्री है, जो एक्ट ऑफ गॉड बोलती है, ये जो इकोनॉमिक डाउनफॉल है इसको, तो ये जो लोग फेल हो गए हैं, जो लोग बीमार हो गए, अब हमारे गृह मंत्री बीमार है और वो काफी दिन से है ही नहीं, तो ऐसे लोगों को बाजू हटा के जो लोग एक्चुअल में देश के काम कर सकते हैं, देश हित का काम कर सकते हैं, उनका नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस देश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे लोगों को मोदी जी ने रिक्वेस्ट करना चाहिए, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए और सबको लेकर, सबका साथ लेकर देश का विकास करना चाहिए। साथियों, क्योंकि ये जो समय है काफी कठिन समय है, ये ऐतिहासिक समय है। हमारी अर्थव्यवस्था डूब गई है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हमारे यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भावना कम हो गई है, लोकतांत्रिक संगठन और यंत्रणाएं ये बहुत वीक हो गई है। हमें राष्ट्र का नवनिर्माण ही करना है और लोकतंत्र को बचाना है। हम मानते हैं कि अब तक बहुत सारी तबाही हुई है, बहुत सारा नुकसान देश का हुआ है पिछले कुछ सालों में। इसके लिए सरकार की नीतियां भी जिम्मेदार रही है, लेकिन सब कुछ मिट नहीं गया है, अभी भी वक्त है। हम अगर सब साथ में आते हैं, मोदी जी पार्टी और संगठन के बियॉन्ड जाकर ये जो इंटेलेक्चुअल स्किल्ड लोग हैं इनको साथ में लेते हैं, तो हमारी इकोनॉमी भी सुधर सकती है। लेकिन इनको साथ लेने की जरूरत है, और अगर मोदी जी ऐसा करते हैं तो ये इतिहास हो जाएगा। मोदी जी अब 70 साल के लगभग हो चुके हैं, उनकी राजनीति कुछ ज्यादा नहीं बची है, लेकिन इस तबाही के बावजूद उन्हें हीरो बनने का, एक इतिहास बनाने का बहुत अच्छा सुवर्ण अवसर है। इसी से उन्होंने जो कहा था सबका साथ सबका विकास, अगर वो इस पर चलते हैं तो हम उनको प्रणाम करेंगे। साथियों, आप अगर इससे सहमत है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।